नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस पर बात करने जा रहा हूँ मैं, 3-4 बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान की। सबसे पहली खबर तो अली अमीन गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अली अमीन गंडापुर ने कुछ बात की, उसके बाद ट्वीट की और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी साहब, बहुत अरसे से अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद हो रही थी कि डेरा इस्माइल खान के अंदर और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर तालिबान ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी कोई ड्रोन की हम इजाज़त नहीं देंगे। इस पर मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला है, उन्होंने 2 सब ट्वीट्स की। पहले उन्होंने कहा कि जी पहले तो ये बताएं कि ये अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट, और साथ ये बताया कि डेरा इस्माइल खान का हाल क्या है, वहाँ पर जो है वो किस तरह से, यही स्टेटमेंट कि ड्रोन जो है वो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे, किसी किस्म की ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर उन्होंने एक और ट्वीट की और उन्होंने लिखा कि कौन सा सियासतदान है डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाला, एक सियासतदान बहुत मशहूर पॉपुलर पॉलिटिक्स में इंतहाई अहम ओहदे पर। क्लियरली ही वाज टॉकिंग अबाउट अली अमीन गंडापुर। जाहिर सी बात है कि वो फैसल करीम कुंडी की तो बात नहीं कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा वो कौन सा सियासतदान है जो कि तालिबान को एक बहुत बड़ी रकम देता है महाना। और इस ट्वीट के बाद वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो आपके सामने इस वक्त आ रहे होंगे। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत ही डैमिंग थी। उन्होंने ये कहा कि जब भी हम लोगों को पकड़ते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, तो ISI और MI के लोग आकर हमें कहते हैं कि इनको छोड़ दें, ये हमारे लोग हैं और ये गुड तालिबान है। और उन्होंने गुड तालिबान पॉलिसी के ऊपर और गुड तालिबान के ऊपर बहुत सख्त तनकीद की। और ये बात आप में बड़ी मजेदार बात यह है कि 2016, ठीक 9 साल के बाद, आज से 9 साल पहले एग्जैक्टली यही अल्फाज थे। शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने उस वक्त के ISI चीफ के साथ ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम जब लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो हमारे पास लोग आकर कहते हैं, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं तो लोग आकर हमें कहते हैं कि ये तो ताल्लुक रखते हैं लश्कर तैयबा से, या ये हमारे कोई लोग हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इनको छोड़ दें आप, इनको गिरफ्तार। और ISI के लोग होते हैं जो हमें मना करते हैं। और ये बात बहुत ही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना, और वो इशू इसलिए बना कि ये डॉन लीक्स के नाम से वाकया मशहूर हुआ। सिरिल अलमेडा की ये स्टोरी थी और इस स्टोरी के बाद जो है वो ताल्लुकात नवाज शरीफ और फौज के दरमियान इतनी तेजी से खराब हुए कि नवाज शरीफ साहब आज तक दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। और वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ये आखिरी दिन चल रहे थे राहील शरीफ साहब के। उसके बाद एक धरना हुआ फौरी तौर पर इमरान खान का, लेकिन चौधरी निसार उस वक्त जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। उन्होंने इमरान खान को बनी गाला से कहा मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा, और उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा कि मैं परवेज खटक को पंजाब में एंटर नहीं होने दूंगा, और उन्होंने नहीं होने दिया। सो बेसिकली ये जो हमारे जो इरिटेंट फैक्टर्स होते हैं, इनको हमेशा से हमारी ISI और MI की सपोर्ट तो होती है। आपको पता है कि इमरान खान साहब का धरना हो या तालिबान की सपोर्ट हो, इसके बारे में एक बड़ा मशहूर और बड़ा खौफनाक वाकया जो है वो क्रिस्टीना लैम्प ने अपनी बुक फेयरवेल काबुल में लिखा है, जिसके अंदर वो ये बताती हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह जो है ये एक दफ़ा पाकिस्तान की जो आर्मी थी, ब्रास थी, उसने इसको पकड़ लिया था। इसको एक छोटा सा एरिया था, इसको नैरो डाउन करके चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था फौज ने। और उसी टाइम पर ISI और आर्मी के दरमियान, यानी ब्रास और इंटेल के दरमियान एक शदीद टसल जारी थी, जिसके अंदर इंटेल का ये कहना था, यानी ISI का ये कहना था कि इसको आप जाने दें, जबकि ब्रास का ये कहना था कि नहीं, हमने ये दहशतगर्द है, हमने इसको पकड़ लिया, राउंड अप कर लिया, इसको हमने एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया इस एरिया को, और हमने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो हम इसको मारेंगे। और इवेंचुअली 2 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद इवेंचुअली ISI जो है वो प्रिवेल्ड और मुल्ला फजलुल्लाह को यहाँ से जाने दिया। बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2001 में इस चीज़ के, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 2002 में जब वो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए, 2004 में, 2002 में, 2003 में, उसके बाद 2007, 8, 9 में, इसके अलावा 2014 में, जब भी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, तो इमरान खान साहब या अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन किया वजीरिस्तान के अंदर, तो इमरान खान उस वक्त हमीद गुल के साथ बैठे होते थे और कहते थे कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आज वो कहते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जब 2009 में ऑपरेशन राह निजात हुआ या ऑपरेशन राह रास्त हुआ, उस टाइम पे भी इमरान खान का कहना था कि जनरल कियानी ने तो हमें ये कहा था कि 13 मई 30% से ज्यादा इम्कान नहीं है इस ऑपरेशन के कामयाब होने का। तो वो इतने खौफजदा हो गए, इतने डर गए कि वो कभी तालिबान के खिलाफ बोले नहीं। साथ साथ वो तालिबान के सपोर्टर रहे हैं। जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो इमरान खान ने खड़े होकर ये तकरीर फरमाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। उन्होंने हकीमुल्लाह महसूद को अपना एक शहीद करार दिया। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को फ्लोर ऑफ द हाउस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज द लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने तकरीर करते हुए ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। उन्होंने बेनजीर भुट्टो के कत्ल पर या बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो पहला हमला हुआ, तो इमरान खान का ये कहना था कि शी हैज ओनली हरसेल्फ टू ब्लेम। उन्होंने उनके ऊपर ही इल्जाम लगाया। इमरान खान साहब ने 2020 में जब टेक ओवर 2021 में जब टेक ओवर हुआ तालिबान का, तो बहुत बड़ी तादाद में जो तालिबान के लीडर्स थे उनको पाकिस्तान में भी छोड़ा
और उनको अफगानिस्तान से भी छुड़ाकर पाकिस्तान लेकर आए। और टीटीपी की बहुत बड़ी, और ये उस वक्त जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा, जाहिर सी बात है कि जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये और आज भी इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2014-15 में जब उनके साथ मुज़ाकरात होने थे, आई थिंक 13 की बात है, तो उस वक्त उनसे मुज़ाकरात करने के लिए उनसे एक कमेटी मांगी गई, उसमें भी इमरान खान साहब का नाम शामिल था। दूसरा वो था दाढ़ी वाला और ये मकबूल जान। और ये इस किस्म के जो अफराद हैं ये पहले दिन से दहशतगर्दों के हिमायती हैं। इसको टीटीपीटीआई ही कहना चाहिए और बिल्कुल सही कहा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको पीटीआईएसआई भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज टीटीपीटीआईएसआई। ये सब के सब मिले हुए हैं और पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी है इसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ये जो गेमें ये खेलते रहते हैं, चाहे वो पीटीआई की सूरत में खेलें चाहे टीटीपी की सूरत में खेलें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईएसआई के गोद में बैठकर टीटीपी को अपनी जो है वो मिलिटेंट विंग के तौर पर इस्तेमाल करती है, और जिस तरह टीटीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अस्करी विंग है और ये सियासी विंग है, जिस तरह से उन्होंने एएनपी को टारगेट किया, एमक्यूएम को टारगेट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया और उनको कंप्लीटली सफाया कर दिया खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से बहुत बड़ी तादाद में, वो बिल्कुल तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे याद है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फ्रॉडियन स्लिप था जिसमें गलती से डॉन ने एक मरतबा अखबार में लिख दिया था कि पीटीआई चीफ मुल्ला फजलुल्लाह। तो ये बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो या टीटीपी चीफ इमरान खान, इस तरह से कुछ लिखा था मुझे याद है। तो वो बहुत बेहतरीन जो थी वो गलती थी, बल्कि मतलब मैं उसको कहता हूँ कि प्रोफेटिक गलती थी। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसहाक डार साहब जो है वो इस वक्त मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं, और मार्को रूबियो से ये जो मुलाकात है, अमेरिका के अब वो वजीर खारजा हैं और वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि टैमी ब्रूस जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात की थी कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान, ये कल मैंने आपसे बात की थी कि वो कश्मीर के हवाले से जो बात थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मुलाकात होगी और उसके अंदर बहुत सी बातें ज़ेर गौर आएंगी। तो इसहाक डार साहब इस वक्त उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर जो बात हो रही है वो सिर्फ झड़पें वगैरह नहीं है, बल्कि इसमें जो ज़्यादा अमेरिका को जंग रोकने का या जो बातें होती हैं वो अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात हो रही है वो हो रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो भी अमेरिका को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है उनके हवाले से, एंड एट द सेम टाइम हमारे आर्मी चीफ जो है वो जाकर वो चीन में मिल रहे हैं नायब सदर से और गालिबन वजीर खारजा से। तो इन लोगों से मुलाकात के जरिए दोनों तरफ पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो जारी है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय फजाइया के साबिक ऑफिसर ने एयर डिफेंस की हकीकत का पर्दाचाक कर दिया। हरजीत सिंह का कहना था कि भारतीय एयर डिफेंस में शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल बहुत से अफसरान हैं। भारतीय फौज का एयर डिफेंस निजाम दरअसल एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। एयर डिफेंस ज्वाइन कर लो, पुरसकून जिंदगी गुजारो। हरजीत सिंह ने कहा कि भारतीय फौज में हर अफसर जनरल के मनसब के लिए कोशा होता है। यही दबाव भारतीय एयर डिफेंस में शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल को जन्म देता है। मैंने खुद एयर डिफेंस आर्टिलरी में कई नफ्सियाती मसाइल के हामिल अफसरान देखे। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि हमारी जो आर्टिलरी है वो बहुत पुरानी है और उसको वो मॉडर्न जो वॉरफेयर है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इस दौर में ये क्या करेगी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी है और आउटडेटेड है इसके सारा जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो सारे सिस्टम्स हैं। मगर मुझे ये बड़ी हंसी आ रही है कि आजकल ये ढूंढ के ऐसे मतलब वो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का इशू है। और मेंटल हेल्थ का इशू क्यों है? क्योंकि हर अफसर जो है वो जनरल बनना चाहता है। तो भाई हर अफसर जनरल बनने के लिए भर्ती होता है, भर्ती इसलिए होता है ऑफिसर कोर में बंदा कि एक दिन मैं जनरल बनूंगा, तो वो कोशा भी रहेगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मेडलिंग हो रही है या उसकी वजह से कोई इस किस्म की 2 नंबरियां चल रही हैं, कोई सिफारिशें हो रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, वो इल्जाम लगाएं, फिर मजा आए, कोई बात हो समझ में आए। लेकिन इस तरह की जो है वो ये बहानेबाजियां कि जी क्योंकि हमारे पास अच्छा हथियार नहीं था, यार अभी रफाल लिया आपने, वो चलाना नहीं आपको आया, तो अब इसमें किसी का कसूर तो नहीं है। थोड़ा सा जरा दिल बड़ा करें, ये तस्लीम करें कि यू वर फाइटिंग अगेंस्ट द सुपीरियर फोर्स और आप हार गए। पाकिस्तान का सोशल मीडिया कंपनियों से दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गुमनाम आईडीज ब्लॉक करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने 2018, 17, 16 में बहुत सारे अकाउंट्स जो थे वो बंद करवाए थे। 19 में बहुत सारे अकाउंट्स बंद करवाए थे। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत सारे अकाउंट्स जो थे वो बंद रहे थे। इस हुकूमत के आने के बाद क्या हुआ, कैसे वो एकदम से धक्का लग गया था उसके ऊपर, लेकिन अब दोबारा से इन्होंने काम शुरू कर दिया पिछले चंद माह से और इंडिया के साथ जंग के बाद। अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से या बलूचिस्तान से या इंडिया से बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स चल रहे हैं जो कि गुमनाम है और वो पाकिस्तान से बाहर से भी चल रहे होते हैं, मगर वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के रिमोट एरिया से या पेरिफेरल एरिया से या बलूचिस्तान से जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो बात कर रहे होते हैं। दहशतगर्दों को वो एक तरह से उनका मीडिया विंग बने हुए, तो उनको बंद करने के लिए जो इदारे हैं बड़े बड़े, मेटा है या एक्स है
या यूट्यूब है, ये उनके अकाउंट्स को बंद करने में हमारी मदद करे। वो ये कह रहे हैं टिकटॉक हमारी अकाउंट में बंद करने में मदद करे, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, फ्रंट लाइन स्टेट है, तो ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद आजकल बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कुछ अकाउंट्स के ऊपर, एक आधे को तो मैंने अभी गालियाँ भी दी हैं, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान में हमेशा से इस तरह के प्रीटेक्स्ट के ऊपर आम लोगों के अकाउंट्स भी, सियासी वर्कर्स के अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे होते हैं। सो वो काम नहीं होना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, अगर कोई दहशतगर्दों का मीडिया विंग बना हुआ है तो आई टोटली सपोर्ट दैट, बट एट द सेम टाइम इसका जो स्कोप है वो वहीं तक महदूद रखें। सहाफ़ियों के ऊपर और आम शहरियों के ऊपर जो उनकी शहरी आज़ादी है, उनकी जो बात करने की आज़ादी है, उसके ऊपर क्रैकडाउन ना कीजिए। फिलहाल के लिए यही था। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।